जाट बिरादरी को आतंकवादी तक कह दिया गया मीडिया के सामने, उस व्यक्ति पर भी आज हमने एफआईआर कराने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं किराम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर, लेकिन शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट की, एक ऐसे जिले की, जहां 1 जून को जैसे ही अनलॉक फर्स्ट हुआ, यानी कि अनलॉक हुआ पहले ही उसी दिन अपराधियों का जो तांडव हमें देखने को मिला, उसमें यह है कि एक दिन में 6 से ज्यादा हत्याएं हमें देखने को मिली, सिर्फ एक जिले में। प्रदेश की अगर मैं पूरी बात करूं तो उसकी तो आप संख्या ही जोड़े मत, एक आंकड़ा बहुत ज्यादा जाता है। तो ये अनलॉक होते ही पहले दिन ही अपराध का जो रिकॉर्ड टूटा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के अध्यक्ष विपिन बालियान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो ये घटनाएं हुई हैं, तो पिछले 1 महीने की अगर मैं बात करूं खाली इस जिले की, जिसपे मैंने कल भी खबर की थी, 16 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। और इन सारी हत्याओं में ज्यादातर उम्र 20 से 25 साल या 30 साल तक के लड़कों की है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है विपिन जी, ये जो लड़के अपराधी बन रहे हैं या मार भी रहे हैं, इसका सबसे पहला कारण आपसे ये पिछले 1 महीने में जितनी घटनाएं देखने को मिली, इसका क्या कारण? कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जी, बेरोजगारी, 2 चीजें इसमें होगी। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए विफल रही है रोजगार देने में। बेरोजगारी बहुत बड़ी तादाद में है, बड़ी मात्रा में है। तो जब बच्चे को कोई रोजगार नहीं होता तो वह कहीं ना कहीं अपराध की ओर चलता है। खर्चा तो उसको कहीं ना कहीं से निकालना होता है। परिवार उनके खर्चा उनका वहन करने की क्षमता नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, या हमारा जो सिस्टम है वह कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तो सर उनको फिर संरक्षण कौन दे रहा है? ऐसे लड़कों को, ऐसे बेरोजगार लड़के अगर हैं भी, तो उनको कोई ना कोई संरक्षण तो दे रहा होगा, कोई ना कोई हथियार तो मुहैया करा रहा होगा, किसी के इशारों पे तो काम कर रहे होंगे। क्योंकि अगर मैं परसों की घटना का जिक्र करूं, जो डॉक्टर सत्यपाल सिंह का गांव है जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर जब ये सारे लड़कों को इकट्ठा करके बुलाया गया, उनको हथियार भी दिए गए, उन्होंने जाके गोली भी चलाई, उसमें 2 लड़के मर भी गए पब्लिक के द्वारा, वहां पर जनता ने उनको मारा। तो उनको कोई तो संरक्षण दे रहा है, और बिना किसी सपोर्ट के वो लोग अपराध की दुनिया में तो आ नहीं रहे होंगे। जो ये परसों की घटना हुई है, बासोली गांव में हुई है, उसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वह पहले एक छोटा सा झगड़ा था। उसमें भी पुलिस कहीं ना कहीं नाकामयाब रही। पुलिस पे दोनों ओर से तहरीर गई थी, पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पहले एक छोटा सा मामूली सा झगड़ा था, उसके बाद में झगड़ा शायद बड़ा बना, और इसमें मरने वाला भी बच्चा है। 14 साल का बच्चा एक तरफ है, जो जो पब्लिक ने मारा है जिसको, वह भी 15 साल का बच्चा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। उनमें से एक जो है वो 20 साल से ज्यादा का है। एक कट्टे के फायर से, एक कट्टे का फायर हुआ जिससे एक 14 साल के बच्चे की मौत हुई। और उसके बाद में जो तांडव क्षेत्रीय या गांव वालों ने मचाया है, उसके लिए पूरा गांव जिम्मेदार है, क्योंकि ना कोई छुटाने आया उनको। अगर वह अपराधी थे, अगर वे अपराधी थे और दूसरे गांव से आए थे, तो उनको पकड़कर पुलिस को सौंप देना चाहिए था। यह काम वहां के स्थानीय लोगों ने नहीं किया, उन्होंने उनको लोगों को मारने का काम किया। मैं चाहता हूं, और बल्कि पूरा समाज चाहता है, कि जिन्होंने ये हत्या की है, जघन्य अपराध किया है, उन पर एफआईआर होनी चाहिए, और वे लोग गांव कम वालों से को कम जेल कहना होने कि वो चाहिए। लोग मारने आए तो उन्होंने गोलियां चलाई हैं, उस बच्चे की जान ली है, और फिर उसके बाद पब्लिक गुस्से में आ गई, उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। नहीं, क्या मैं मानता कानून को जी। हाथ में लेने का किसी को अधिकार है? हम्म अगर इन्होंने नहीं, हत्या की थी तो पुलिस को, इन्होंने दूसरे पक्ष ने अगर बच्चों को पकड़ लिया था तो पुलिस को देने का काम था, कानून अपना काम करता। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ, वहां पर सबके सब बाहुबली बने। सर ये जो मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले कई सालों में, कि पब्लिक गुस्से में आ जाती है जी और जी जी ना पुलिस है ना उसको पकड़ के बांधती है, सीधा मार दे रही है। ये जो जी। गुस्सा भर गया है, क्या आपको नहीं लगता कि इसका कारण कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो दिन रात बैठकर मीडिया पे डिबेट का हिस्सा बनती हैं और लोगों को भड़काती हैं? क्या निश्चित ये रूप से, भड़का जी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार है, और निश्चित रूप से वो समाज भी जिम्मेदार है। 2013 में अगर आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ था, एक कवाल कांड हम्म हुआ था, सेम उसी की पुनरावृत्ति थी, बस केवल नाम बदल दिए गए। गौरव और सचिन तो वहां पर मौजूद थे, लेकिन शाहनवाज बदल दिया गया। शाहनवाज की जगह पर नाम जो है किशोर शेखर हो गया। केवल फर्क इतना था, उस समय हम सब लोग गुस्से में थे, उस समय उसको एक अलग रूप दे दिया गया था। आज की तारीख में क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का बेटा था, इसलिए आज उसको दूसरा रूप दे दिया गया।
हमारे जाट समाज को बदनाम करने का कार्य कहीं ना कहीं इसमें किया गया है। पूरी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, जितने जो मरने वाले हो जाट समुदाय के लड़के थे, अभी अगर आप पिछले अभी इसी के पास एक गांव है किट्ठल, जहां पे पिछले ही महीने एक और जाट समुदाय के लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। ऐसे ही गांव वालों ने, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि गांव में वो कुछ घटना को अंजाम देने आया था। तो ये उसके बाद आपने 1 जून को देखा होगा, 2 लोगों की और गोली मारकर हत्या कर दी गई ढिकाने में। उसके बाद पास में ही एक गाँव और है थल, वहां पर भी एक लड़के की मौत हुई है। ये जो जिला है, जो चौधरी अजीत सिंह का पहले संसदीय क्षेत्र था, अब डॉक्टर सतपाल सिंह का है, तो इसमें जो ये अपराध बढ़ रहा है सर, ये आखिर किसका फेलियर है? सरकार, प्रशासन या नेता है? आखिर इस पर कोई भी गंभीर क्यों नहीं है? नहीं, इसमें तो मिला जुला सबका फेलियर है, शासन का भी, प्रशासन का भी, और साथ में जो स्थानीय नेता है उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका है। चाहे अच्छा। वह बदमाशों के संरक्षण के लिए हो या बाहुबली के संरक्षण के लिए हो, कहीं ना कहीं भूमिका है। बिना भूमिका के आपका कहना सही था कि उन लोगों को हथियार कहां से मुहैया होते हैं, उन लोगों को वह ताकत कहां से मिलती है, वह कहीं ना कहीं पीछे से खड़े हुए लोगों द्वारा ताकत दी जाती है, जिसका कोई भी हो सकता है। उसमें शासन भी है, प्रशासन भी है, और साथ में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका है। और उसके अलावा जो भुखमरी है, बेरोजगारी है, वह भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार है। अच्छा सर, 1 महीने में इतनी घटनाएं हो जा रही है, इससे कोई सबक क्यों नहीं ले रहा? कोई भी अधिकारी, कोई भी इस तरह के एक्शन क्यों नहीं ले जा रहा कि प्रदेश में लोगों को बीच में बड़े बड़े जो मतलब आपके सज्जन व्यक्ति हो, गांव के प्रधान हो या चेयरमैन हो, उनसे बैठ के मीटिंग करा जाए कि आपके क्षेत्र में हत्या पे हत्या, अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं, तो ये अंकुश तो लगा सकते थे ना प्रशासन, मीटिंग कर सकती थी, लोगों को समझा सकते, लेकिन वो लगातार ऐसी चीजें होने दे रही है। नहीं, प्रशासन तो पूरी तरीके से फेल है। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, प्रशासन केवल अपनी पीठ ठोकने का काम करता है, प्रशासन हम्म। अपनी झूठी वाहवाही लूटने का काम करता है, जबकि हम्म। जमीनी स्तर पर कार्य करने को तैयार नहीं है। उनको हम्म। इतनी हत्याएं हो रही, वह नहीं दिखाई दे रही। पालघर में हम्म। जरूर हत्याएं हुई थी, उसकी वो जरूर उनको दिखाई दिया। मॉब लिंचिंग वहां हुई, दूसरी जगह की मॉब लिंचिंग उनको नहीं दिखाई देती। जो हम्म। व्यक्ति को अपने आधार पर चलते हैं सबके सब लोग, उनको लगता है कि पालघर में अगर मरने वाले साधु थे तो वे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी के नजदीक ही रहे होंगे। लेकिन अगर दूसरी हम्म। जगह मॉब लिंचिंग होती है तो वाहवाही लूटने का भी काम करते हैं। मैंने आज कई प्रकार की पोस्टें पढ़ी लोगों की, जिसमें कई लोगों ने लिखा, गर्व है हमें बागपत हत्याकांड पर। यह शर्मनाक है, इससे बड़ी और शर्म की क्या चीज हो सकती है। आज मैंने कई लोगों पर एफआईआर भी कराने का काम किया। जाट बिरादरी को आतंकवादी तक कह दिया गया मीडिया के सामने, उस व्यक्ति पर भी आज हमने एफआईआर कराने का काम किया। अच्छा सर, मैं यही जानना चाहता हूँ कि यह जाट बिरादरी जो इस वक्त पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं अपराध के नाम पे, जबकि यही जाट बिरादरी है जो सालों से यहाँ अपने बच्चों को आर्मी में भेजती है, फोर्स में भेजती है, इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा नाम होता है। लेकिन आज के टाइम पे इनके हाथों में हथियार देके जो गुंडा बना दिया जा रहा है सर, ये आखिर हथियार आ कहाँ से रहे हैं? क्या आसपास अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, असला बारूद बन रहे हैं, कहीं से तो मुहैया हो रहे होंगे ना इन लोगों को? तो वो बाहुबली हैं, आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो क्षेत्रीय बाहुबली है, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण प्राप्त होकर छोटे छोटे बच्चों को अपराधी बना दिया जाता है, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है। अच्छा। राजा, मौजूदा जो सरकार है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि उसकी नीति किस तरह से है अपराध को रोकने में? वो विफल क्यों हो रही है, जबकि वो कहती थी कि अपराध मुक्त करना है हम उत्तर प्रदेश को, हम इसको उत्तम प्रदेश बना देंगे, यहाँ से अपराधी तो प्रदेश छोड़ेगा, दुनिया छोड़ेगा। दुनिया भर के इनकाउंटर करा दिए उन्होंने, जिन इनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन अपराध फिर भी और भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए तो मैं, सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। हम्म। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। हम्म। सरकार की ओर से सीधा मैसेज है, जो गैर सत्ताधारी लोग हैं उनका तो आप हम्म। शोषण करो। कई अच्छा। लोगों को, कई लोगों के ऊपर तो फर्जी तरीके से 15-15 हजार का इनाम रख के तुरंत गोली मारने का काम भी हमारे लोग ये कर रहे हैं। हम्म। और दूसरा, जो वास्तव में बदमाश हैं, बदमाशों का भी कहीं हम्म। ना कहीं संरक्षण देने का काम करती है। आपने देखा होगा हम्म। बागपत जेल में किस प्रकार मुन्ना बजरंगी को मार दिया गया। हम्म। एक और मर्डर जेल के अंदर हुआ है, यह बागपत जेल ही अभी है। पिछले बागपत, महीने 1 मई को ऋषभ की हत्या हुई थी, जेल के जी अंदर जी ही। बिल्कुल, बिल्कुल हम्म। जेल के अंदर तक हथियार पहुंच जाते हैं, यह वही सरकार है। क्योंकि इसकी कथनी और करनी में, दोनों में अंतर है। ठीक है सर, अब आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे में आप क्या एक्शन लेने जाएंगे? जैसे आप जैसे संगठन है, यहाँ जो पुरानी पार्टी है रालोद,
वो इस पर कुछ खास करते हुए दिख नहीं रही है। विपक्ष यहाँ पे एक वही होता था, और उसके अलावा यहाँ पे जो जितने भी क्षेत्रीय और पार्टियां, चाहे समाजवादी हो, बसपा पार्टी, वो उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। तो इन इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी भूमिका क्या है? ये सवाल क्यों नहीं खड़ी कर रहे हैं? विपक्ष कमजोर है, उसी का तो सीधा सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी उठा रही है। विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर है, उसमें ताकत नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी, जैसे निरंकुश हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को तो खड़ा होना पड़ेगा। मुझे लगता है वहां अगर हम बागपत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ताकतवर अगर है तो आज भी राष्ट्रीय लोकदल ही है, क्योंकि मात्र 10-15 हजार वोट के अंतर से राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत चौधरी हारे थे। तो अगर खड़ी हो सकती है तो राष्ट्रीय लोकदल ही खड़ी हो सकती है। लोग अगर राष्ट्रीय लोकदल का साथ देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल वहां पे खड़ी होगी और विपक्ष की भूमिका या हो सकता है पक्ष की भूमिका में रहे। अच्छा, तो ऐसे में सर आप एक सवाल आपसे आखिरी और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि काफी टाइम मैं आपका ले चुका हूं सर। इन पर फिलहाल किस तरह से रोक लगा सकती है? प्रशासन क्या कर सकता है? पुलिस क्या एक्शन ले सकती है और उसको क्या लेना चाहिए? पुलिस को चाहिए कि लोगों के साथ संवाद बनाए, जो कम्युनिकेशन गैप है उसको समाप्त करके संवाद बनाने का काम अगर पुलिस करेगी तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा प्रतिशत आज भी सज्जन लोगों की है। तो सज्जन लोगों के साथ संवाद बनाकर कहीं ना कहीं अपराध पर नियंत्रण कर सकती है पुलिस। यह कार्य पुलिस का है। पुलिस को संवाद बनाकर लोगों को विश्वास में लेकर इस पर सच्चाई के साथ में अगर कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से अपराध मुक्त बागपत हो सकता है। अच्छा सर, सरकार एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हमारा पूरा एरिया आता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर दोहरी रणनीति हमेशा सरकारें, खासकर उत्तर प्रदेश की में जो सरकारें बनती है वो क्यों अपनाती हैं? इस क्षेत्र को बिल्कुल अलग करके क्यों रख जाता है? यहाँ के नेता को बड़ा उस तरह से कैबिनेट में दर्जा नहीं मिल पाता, कुछ को एक आध को मिलता है, ना ही उस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, ना ही कॉलेज वगैरह लगते हैं। तो इसका कारण क्या है? असलियत में जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं वह कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, क्योंकि वह दूसरों या पार्टी पर निर्भर होकर कार्य करते हैं। उनका खुद का अपना वजूद नहीं होता। इसी कारण से उनको कोई महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिल पाता। आपने सही कहा, जैसे बागपत में है, पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 6 साल से तो यह सरकार है, पिछले 6 साल से कोई भी नया उद्योग बागपत के अंदर नहीं हुआ, बल्कि जो पुराने भी थे लोग वो भी उद्योगपति वहां पे बागपत को छोड़ के जा चुके हैं। बागपत की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है पिछले 6 साल के अंदर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, आपने हमें टाइम दिया और इस पर अपने विचार रखे। तो हम आपसे किसी न किसी मुद्दे पर जरूर मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे।